आईयूपैक नेम डिफरेंट आएगा तो केस किसका है, ये स्ट्रक्चरल का है। केस किसका है, स्ट्रक्चरल डिटरमाइन करनी पड़ती है, हायर प्रायोरिटीज डिटरमाइन करनी पड़ती है। और हायर प्रायोरिटी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको एचपी बनाएंगे। हायर प्रायोरिटी से मैं आपसे कहूं CH3 HOH HOH CH3, तो यहां से कट करूं तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। अगर कोई कंपाउंड बीजो है तो उसमें एक का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे R मिलेगा, एक का S मिलेगा। एक पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। टारगेट रखेंगे 30 मिनट्स। वैसे ये मजाक की बात थी, है ना। चलो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले हम आइसोमेरिज्म को एक बार ब्रीफ करेंगे हल्का सा, क्योंकि आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1, पहले हम इसके क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो ये है कि किन्हीं भी दो कंपाउंड, किन दो कंपाउंड को आप आइसोमर बोलोगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, हालांकि जनरली जब फॉर्मूला सेम होता है तो मास भी सेम ही। तो बताइए आप बताइए आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मैं दो पिक्चर दे दूं कि दोनों पिक्चर आपस में आइसोमर कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी, तो उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्यों भाई पहलवानों, चलो आ जाओ। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15 मिनट में ब्रीफ करना है। दो पार्ट में, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। वो तो सेम होना ही चाहिए, तो आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। अब पता मेरे को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है कि नहीं, तो बोले आईयूपैक नेम लिख के देख लेना। आईयूपैक नेम अगर डिफरेंट आता है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा नाम है स्केलेटन आइसोमेरिज्म। तीन नाम है स्ट्रक्चरल, स्केलेटन और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, आइए स्टीरियो। केस स्टीरियो में कब आएगा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। स्वाभाविक बात है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो और मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मास सेम, आईयूपैक नेम भी सेम, but they have different arrangement of atoms oblique groups in space। ये सब होने के बाद भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मास सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे भाई तुम क्यों है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम है और आईयूपैक नेम भी सेम है, फिर भी डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो केस किस में आ जाएगा, स्टीरियो। अगर आईयूपैक नेम डिफरेंट है तो वहीं पे रुक जाएगा। आईयूपैक नेम भी सेम हुआ तो केस किस में आ जाएगा, स्टीरियो। स्टीरियो के भी दो पार्ट हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। अरे बोलो, कन्फॉर्मेशनल में केस कब रहेगा, जब फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन होना चाहिए एंड interconvert into each other। बोलो आगे, without breaking any bond, बिना किसी बॉन्ड की तोड़फोड़ किए हुए वो अगर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं और वह रोटेशन फ्री होता है, तो उन दोनों पिक्चर को आपस में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं और उस घटना को कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दो पिक्चर आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाएं बिना किसी बॉन्ड के तोड़फोड़ किए हुए और फ्री रोटेशन रखती हैं, तो ऐसी दोनों पिक्चर्स को आपस में क्या बोला जाता है, कन्फॉर्मर। अरे बोलो इस घटना को कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आ जाते हैं हम कॉन्फिगरेशन। इसके भी दो पार्ट हैं,
ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आगे बढ़ते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के पार्ट हैं। स्ट्रक्चरल में केस कब आएगा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आईयूपैक नेम डिफरेंट है। आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इसके भी पहला पार्ट चेन आइसोमेरिज्म। बताइए चेन की कंडीशन क्या है? चेंज इन वर्ड रूट इन आईयूपैक। आईयूपैक नेम में वर्ड रूट डिफरेंट होना चाहिए। कॉमन नेम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कौन सा नेम बोला है? आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम के अंदर वर्ड रूट अगर डिफरेंट आएगा तो उन पिक्चर को आपस में क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। सेकंड पोजिशनल। पोजिशनल की कंडीशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। मतलब किसी की पोजीशन चेंज हो जाए, चाहे वो डबल बॉन्ड की हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप की, चाहे सब्स्टिट्यूएंट की हो। तीसरा पॉइंट फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि उन दोनों के पास डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या हो? डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की कंडीशन क्या है? जरा ध्यान से सुनना। डिफरेंट अरेंजमेंट अराउंड बाइवेलेंसी और ट्राइवेलेंसी। बाइवेलेंसी या ट्राइवेलेंसी के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे ईथर की बात करूं, ईथर होता है ROR। अरे बोलो, तो ये क्या है? बाइवेलेंसी। इसके अराउंड इधर और इधर, इसके अराउंड की बात कर रहा हूं। बाइवेलेंसी के अराउंड जो अरेंजमेंट देखने को मिले वो क्या मिलना चाहिए? डिफरेंट मिलना चाहिए। तो ऐसी दोनों पिक्चर को आपस में मेटामर बोला जाएगा। जरा मुझे बता, ये पिक्चर और ये पिक्चर क्या आपस में मेटामर हो सकती हैं? तो आपके पास मेटामेरिज्म होने के लिए क्या चाहिए? बाइवेलेंसी। बाइवेलेंसी, अरे दोनों साइड वैलेंसी है तो बाइवेलेंसी होगी। अरे बोलो, इस इधर तो बाइवेलेंसी के राउंड में मिथाइल लगा हुआ है, यहां बाइवेलेंसी के राउंड में इथाइल लगा हुआ नहीं है। सॉरी, इधर मिथाइल लगा और इधर इथाइल। यहां बाइवेलेंसी के राउंड मिथाइल और बाइवेलेंसी के राउंड इथाइल है। तो बताइएगा अरेंजमेंट डिफरेंट है क्या? यस। तो ये दोनों का रिश्ता मेटामर का कहलाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं इन दोनों का तो सेम है। ये तो इसका इससे कंपैरिजन नहीं है, इसका इससे कंपैरिजन है। इन दोनों में रिश्ता देखना। अरे बोलो, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इस हाथ का रिश्ता इस हाथ से बताओ, ये तो मेरे ही हाथ है दोनों। समझ में आ रही बात? इस स्पीसीज का इस स्पीसीज से क्या रिश्ता है? तो बाइवेलेंसी इसके पास भी है, बाइवेलेंसी इसके पास भी है। इसकी बाइवेलेंसी का राउंड मिथाइल है, इसकी बाइवेलेंसी का राउंड, तो बाइवेलेंसी का राउंड डिफरेंट अरेंजमेंट प्रेजेंट है। अरे बोलो, तो दीज आर मेटामर। ऐसे ही और भी एग्जांपल आप बना सकते हो मेटामेरिज्म के अंदर। जैसे एक ही हो गया, बताओ क्या ये मेटामर हो सकते हैं? ये आपकी ट्राइवेलेंसी हो गई। अरे बोलो, इस ट्राइवेलेंसी के राउंड क्या क्या है? मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, और इसे क्या है? मिथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। तो इसके ट्राइवेलेंसी उसके ट्राइवेलेंसी के अराउंड अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इन दोनों पिक्चर का रिश्ता आपस में किसका कहलाएगा? मेटामर। और ये घटना क्या कहलाएगी? मेटामेरिज्म। क्यों? अगला पॉइंट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हम जीओसी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलो बताइए, तो स्ट्रक्चरल में कौन कौन आएगा? चेन। चेन का मतलब आईयूपैक नेम लिख के देखूंगा, वर्ड रूट डिफरेंट आना चाहिए। पोजीशन का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये तो मेरे पास है बेटा ब्यूट 2 इन और ये मेरे पास ये है ब्यूट 1 इन, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना नंबर है? 2 नंबर। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना नंबर है बेटा? 1 नंबर। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। दीज आर पोजीशनल आइसोमर। क्या हो जाएंगे ये? पोजीशनल आइसोमर। कोई मुझसे पूछेगा इन दोनों का रिश्ता क्या है? इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा तो क्या आएगा? ब्यूट, और इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा तो चेन में क्या आएगा? प्रोप। वर्ड रूट डिफरेंट आएगा दोनों का। दीज आर चेन आइसोमर। अरे बोलो, कल कोई व्यक्ति मुझसे पूछेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसका एग्जांपल बनाओ सर। CH2 डबल बॉन्ड CH,
OH, CH3, CH2, OH, CH3, CH2, CH। क्या दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? पर ये देख लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नहीं तो आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं होगी। सेम है क्या? कार्बन कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। हाइड्रोजन 3 तो 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आईयूपैक नेम लिखूंगा तो दोनों का डिफरेंट आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपैक नेम डिफरेंट आएगा। केस स्ट्रक्चरल का है और स्ट्रक्चरल में भी दोनों के पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। तो these are functional isomer, these are functional isomer। अरे बोलो ना, तो क्या आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे? अब जब मैं 2 कंपाउंड आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं इन दोनों के बीच में कौन सी वाली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो रही है, तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है RTFMCP लिखा है था हमने। आर का मतलब, आर का मतलब क्या है? रेल चेन आइसोमेरिज्म, रेल चेन आइसोमेरिज्म। अब ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नॉट इन एनसी, तो इससे तो हमारा कोई मास्ता ही नहीं। अच्छा अरे बोलो, टी का मतलब टोटोमेरिज्म, एफ का मतलब फंक्शनल, एम का मतलब मेटामेरिज्म, फिर चैन, फिर पॉजिटिव। 2 कंपाउंड के बीच में अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेक करनी है तो इसी सीक्वेंस में चेक करनी है। रिंग चेन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए उसको पूछा नहीं जाएगा पेपर में, उसकी टेंशन मत लो। अरे बोलो, बाकी हम चेक करेंगे TFMCP, ठीक है। सेकंड केस स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर केस कब आएगा बेटा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, मास भी सेम रहे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी आईयूपैक नेम भी सेम रहे, फिर भी डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई दे। अरे बोलो, तो केस किस में आएगा? स्टीरियो। कोई कल मुझसे पूछे कि भाई बताइए ये केस स्टीरियो का है कि नहीं? CH3H CH3H C4C CH3, क्या ये केस स्टीरियो का है? यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मास भी सेम है। अरे बोलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, ब्यूटोइन। अरे बोलो, बट फिर भी अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, मास भी सेम था। बट आईयूपैक नेम भी अगर आप देखें, थ्योरेटिकल आईयूपैक, कंप्लीट आईयूपैक नेम नहीं, थ्योरेटिकल ब्यूटोइन है दोनों ही, वो भी क्या है? सेम, बट फिर भी डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। अरे बोलो, तो फिर इनके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसा कुछ होना चाहिए। अब बताइए, स्टीरियो के हम कितने पार्ट कर देंगे? 2, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। बताइए कन्फॉर्मेशनल में केस कब आएगा? जब रोटेशन क्या हो? फ्री हो। अरे बोलो, साथ में वो क्या होने चाहिए? इंटर कन्वर्टेबल। फ्री रोटेशन होना चाहिए, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग एनी। क्यों? अगर पहले हम कन्फॉर्मेशनल चेक कर लेंगे, पहले हम चेक करेंगे केस स्टीरियो में आ गया क्या? स्टीरियो में आने के बाद हम क्या चेक करेंगे? कन्फॉर्मेशनल। अगर वो कन्फॉर्मेशनल का नहीं है तो ऑटोमेटिक किसका होगा? कॉन्फ़िगरेशनल का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल की हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, हमने कहा केस स्टीरियो में आने के बाद कन्फॉर्मेशनल पहले चेक कर ले, उस पर फिल्टर लगा ले। अगर कन्फॉर्मेशनल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्या चेक कर लेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल। अरे बोलो, कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट होंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जैसे कोई मुझसे पूछे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे उससे रिलेट करके, क्या ये दोनों पिक्चर आपस में कन्फॉर्मर हो सकते हैं? ये दोनों पिक्चर क्या आपस में कन्फॉर्मर हो सकती हैं? जरा बताइए, ये डॉट क्या है? एक कार्बन है। अरे बोलो, डॉट क्या है? कार्बन। इस कार्बन पे कितने CH3 हैं? 3, तो मैंने 3 CH3 लगा दिए। जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है।
सर्कल भी क्या है, सर्कल भी कार्बन को डिनोट कर रहा है इसके। इस पे कितने एच है बेटा, 3। तो ये पिक्चर क्या है, इधर है डॉट एक कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल है, एक हाइड्रोजन 2 मिथाइल। सर्कल भी क्या है, एक कार्बन, और सर्कल पे क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। आईपैक नेम बोलो, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अरे बोलो, आईपैक नेम डिफरेंट आएगा। तो केस किसका है, ये स्ट्रक्चरल का है। केस किसका है, स्ट्रक्चरल है क्या ऑप्शन? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चरल का ही दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्केलेटल। अब स्ट्रक्चरल में भी कौन सा केस है इन दोनों में? हाँ, इसका आईपैक नेम लिखेंगे तो ये पीसीसी बनेगी बेटा, बोलो ना। पीसीसी में क्या आएगा, ब्यूट, और इसकी पीसीसी में क्या आएगा, प्रॉप। वर्ड रूट डिफरेंट आएगा। तो केस किसका बनेगा, चेन आइसोमरेशन का। दीज आर चेन आइसोमर। क्यों भाई? चलो वापस लौटते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है कि रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। कैसा रोटेशन होना चाहिए, हिंडर्ड। हिंडर्ड भी बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। हिंडर्ड रोटेशन किसकी वजह से होते हैं, पाई बॉन्ड की वजह से या रिंग की वजह से। जहां पे भी पाई बॉन्ड आ जाए या जहां भी रिंग आ जाए तो रोटेशन ऑटोमेटिकली हिंडर्ड होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन फ्री होता है। ठीक, पहली कंडीशन। जीआई की पहली कंडीशन, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। वो देखते ही पता चल जाएगा पाई बॉन्ड या रिंग है कि नहीं। सेकंड कंडीशन, फॉर जीआई विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। मान लीजिए वहां डबल बॉन्ड है और उसके रिस्पेक्ट में आप जीआई देखना चाहते हैं, पहली बात तो रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया तो रोटेशन तो अपने आप ही हिंडर्ड हो गया, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड होगा। अरे बोलो, फॉर जीआई विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, two set of different group must be present at two adjacent sp2 carbon oblique nitrogen। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई देखना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर या कार्बन या नाइट्रोजन जो भी आपको दे रखा है उनके ऊपर डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट होने चाहिए। कितने सेट होने चाहिए, 2। डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट। जरा पाई की वजह से रोटेशन हिंडर्ड है, डिफरेंट ग्रुप का एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, तो ये जीआई की कंडीशन को क्वालिफाई करता है। अरे बोलो, इधर वाला सेट क्या है, सेम है। इधर वाला तो डिफरेंट है बट इधर वाला सेम है, तो ये जीआई की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता है। अरे बोलो, आइए अब हम बात कर रहे हैं फॉर जीआई विद रिस्पेक्ट टू रिंग। अगर मुझे रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई की बात करनी है तो फिर two set of different carbon, ध्यान से पढ़ लेना, two set of different group at any 2 sp3 कार्बन। किन्हीं भी 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट। मैंने कोई एडजेसेंट की डिमांड नहीं की। पूरी पिक्चर में रिंग में कहीं पे भी किन्हीं भी 2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट मिल जाए और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। बताइए क्या यहाँ ये कैच होगा? सर ये कहां से अभी पैदा किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम। हाँ, 3 बॉन्ड है तो ये कैसे बचा? अरे बोलो, बताइए। डिफरेंट ग्रुप का एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट प्रेजेंट है, जीआई की कंडीशन क्वालिफाई होती है। अरे बोलो, यहां पे आइए, डिफरेंट ग्रुप का एक ही सेट अवेलेबल है, मैंने कितने की डिमांड की थी, तो जीआई नहीं होगा। क्या मैंने ये बोला कि रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई चेक करनी है? ध्यान से, रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई चेक करनी है तो रिंग साइज की कोई कंडीशन है? ऐसी आपके और हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अरे बोलो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, ऐसी हमने कोई डिमांड आपसे नहीं रखी है। रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई देख रहे हैं तो हमारी इतनी सी डिमांड है कि डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट होने चाहिए, किन्हीं भी 2 sp3 कार्बन होने चाहिए। अरे बोलो, और अगर आप डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई देख रहे हैं तो किन्हीं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई देख रहे हैं तो एडजेसेंट sp2 कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट चाहिए। सेट तो 2 ही चाहिए डिफरेंट। क्यों भाई? अगला पॉइंट देखिएगा, फॉर जीआई विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड
इन रिंग साइज ऑफ रिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 7. ये कहना चाहता है कि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको जीआई देखनी है. रिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और डबल बॉन्ड भी कहां, रिंग के अंदर, और उसी के रिस्पेक्ट में पूछना चाहता है. तो फिर रिंग साइज मिनिमम 8 मेंबर्ड, या 7 से ज्यादा बोल दो, या मिनिमम 8 मेंबर्ड होना चाहिए. तो बताइए क्या ये जीआई शो करेगा? ये क्या ये जीआई शो कर सकता है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में? नहीं. डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो रिंग साइज ही मिनिमम क्या होना चाहिए था? 8. मैं आपसे पूछूं क्या ये जीआई शो कर देगा? अरे बोलो. हाँ ये कर देगा. रिंग साइज कितना है? 8 मेंबर. पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन हिंडर्ड, और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो रिंग साइज मिनिमम 8 मेंबर होना चाहिए. है सो डिफरेंट ग्रुप को 2 सेट नहीं देगा, ये दोनों तो सेम मारना खींच के 10 दे और एक गिने. कोई कैसे सिखाया था? इस कार्बन पे एक सेट होना चाहिए और इस कार्बन पे एक सेट होना चाहिए. एक सेट इधर मिल जाएगा, एक सेट उधर मिल जाएगा. क्यों भाई? अरे बोलो. तो क्या जीआई की कंडीशन क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर क्या सभी को आता है? सिस ट्रांस. सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है? इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांस. फटाफट बोलो. सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस. क्यों भाई? अगला इजेड नोमेनक्लेचर. इजेड नोमेनक्लेचर कैसे डिफाइन करते हैं? इजेड नोमेनक्लेचर डिफाइन करने के लिए पहले एचपी डिटरमाइन करनी पड़ती है, हायर प्रायोरिटीज डिटरमाइन करनी पड़ती है, और हायर प्रायोरिटीज सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको एचपी बनाएंगे, हायर प्रायोरिटी. और फिर अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड आएगी तो जेड, अपोजिट साइड आएगी तो ई. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे ये कहूं कि इसका इजेड बताओ, बताइए इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी कौन होगा? कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हम एचपी बोलते हैं. तो सीआईपी रूल यही कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो एचपी होगा, हायर प्रायोरिटी होगा. इन दोनों में से एचपी ये बनेगा. एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कार्बन में से कार्बन का ज्यादा, एचपी सेम साइड है तो क्या लिख देंगे? जेड. अरे बोलो ना. और एचपी अगर अपोजिट साइड हुई तो अगर यहाँ पे ये एचपी बनेगा, इन दोनों में से ये एचपी बनेगा, एचपी अपोजिट साइड है तो ए. क्यों भाई? सुनो मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए एटम सेम हुआ है, बताइए फटाफट सुनते ही आंसर आना चाहिए. हाइड्रोजन कार्बन में से एचपी कौन बनेगा? कार्बन. मिलके बोलो, प्यार से बोलो, जल्दी बोलो. इन दोनों में बोलो कार्बन कार्बन सेम. अगर फर्स्ट एटम सेम है और आप एचपी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एटम को रीड आउट करना होगा. इसका नेक्स्ट कौन है? एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन. और इसका कौन है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन. सर ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 हाइड्रोजन एक कार्बन. नहीं, हायर एटॉमिक नंबर को पहले पढ़ते हैं. किसको पहले रीड करते हैं? हायर. क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. तो एचपी कौन बनेगा? ये एचपी सेम साइड. क्यों भाई? CH2NH2 OCH3 Br CH2Cl. बोलो भाई फटाफट सूंघते. कार्बन ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा, ब्रोमीन एचपी बनेगा. क्यों भाई? कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये एचपी बनेगा. एचपी अपोजिट साइड ई. तो मैं ये कहना चाहता था अगर फर्स्ट एटम सेम है तो अगले को पढ़ेंगे, और अगर फर्स्ट एटम डिफरेंट है तो डिसीजन वही हो जाएगा. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो एचपी बनेगा, और फर्स्ट एटम सेम है तो नेक्स्ट को पढ़ लेंगे. क्यों भाई? हाँ भाई कोई बोल रहा है? रैपिड रिवीजन है ये, बोलने का नहीं बीच में. फटाफट
कार्बन कार्बन फर्स्ट एटम सेम है, तो इसका नेक्स्ट बोलो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसका नेक्स्ट कौन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो Hpa बनेगा। क्यों भाई, इधर आओ, फर्स्ट एटम सेम है कार्बन कार्बन, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, क्या है बेटा नेक्स्ट, OOH, क्या है नेक्स्ट OOH, सर एक ही तो O है भाई, वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो CIP रूल कहता है कि जो एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है Hp डिटरमाइन करते समय उसे 2 बार पढ़ते हैं, और जो ट्रिपल से कनेक्टेड होता है उसे 3 बार पढ़ते हैं, तो यही Hp बने OOH। इसको क्या पढ़ेंगे ClOO, मैं सर OOCl पढ़ लूं, क्यों, तू ज्यादा चिकना है, जब पहले तुझे बताया जा चुका है कि हायर एटॉमिक नंबर पहले रीड होता है, तो ClOO। बताइए अब Hp, उधर ऑक्सीजन इधर क्लोरीन है, ये Hp बनेगा, Hp अपोजिट साइड है बेटा E, क्यों भाई, CONH2 C ट्रिपल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड CH2, लास्ट एग्जांपल है ये, फटाफट बोल दीजिएगा इसमें, फर्स्ट एटम सेम है तो Hp का डिटर्मिनेशन नेक्स्ट एटम से होगा, और नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 2 बार CCH, क्यों भाई, नेक्स्ट वाला ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 3 बार CCC, क्यों भाई, इधर आओ, फर्स्ट एटम सेम है, नेक्स्ट बोलो ON, हायर एटॉमिक नंबर को पहले लिखना, और ये ट्रिपल बॉन्ड से है 3 बार, Hp डिटरमाइन कर दीजिए, इनमें से कौन बनेगा, इन दोनों में से ये बनेगा, इन दोनों में से ऊपर वाला ही होता है बेटा हायर प्रायोरिटी, Hp अपोजिट साइड E, Hp सेम साइड होता तो Z, अपोजिट साइड होता तो A, बात खत्म। अगला सिनेंटी नोमेनक्लेचर, सिनेंटी नोमेनक्लेचर कैसे चेक होता है बेटा, अगर एल्डोक्सिन का केस है, किसका, एल्डोक्सिन का, तो कैसे चेक होगा, HOH प्रेजेंट इन सेम साइड से, HOH प्रेजेंट इन अपोजिट साइड एंटी, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड N, बोलो H और OH सेम साइड है, बोलो सेम, H और OH अपोजिट साइड है एंटी, क्यों, अब आ जाइए कीटोक्सिन, कीटोक्सिन में कैसे चेक करेंगे, Hp और OH, Hp का मतलब हिमाचल प्रदेश हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी और OH सेम साइड है तो सेम, हायर प्रायोरिटी और OH अपोजिट साइड है तो एंटी, मिलके बोलो, प्यार से बोलो, जल्दी बोलना, बताइए इन दोनों में से कैसे चेक करना है, Hp बनाना पड़ेगा पहले, इन दोनों में से Hp कौन बनेगा, ये वाला, अभी तो चेक किया था, Hp और OH सेम साइड में है, सेम, इन दोनों में से बोलो, ये Hp और OH अपोजिट साइड है एंटी, तो मैंने ये देखा, एल्डोक्सिन में तो क्या देखना होता है HOH, एल्डोक्सिन में तो क्या देखते हैं HOH सेम साइड C, HOH अपोजिट साइड एंटी, कीटोक्सिन का केस है तो H तो होगा ही नहीं, तो फिर क्या देखना पड़ेगा Hp, इन दोनों में से Hp बनाएंगे, Hp और OH सेम साइड से, Hp और OH अपोजिट साइड एंटी, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। आइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बताइए, जनरल अप्रोच क्या है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसके पास कायरिल कार्बन प्रेजेंट है, अरे बोलो, एक कायरिल कार्बन हो चाहे एक से ज्यादा हो, कायरिल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब अगला ध्यान से सुनना, एक कायरिल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता,
क्योंकि जिसके पास एक कायरल कार्बन होता है ना, उसमें कभी भी पीओएस सीओएस नहीं लगती, कभी भी लगती नहीं, गलती से भी नहीं लगेगी। सर ये पीओएस क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सीओएस क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। पीओएस का मतलब ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अरे बोलो, जैसे मैं आपसे कहूं CH3 HOH HOH CH3, तो यहां से कट करूं तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। An imaginary plane which cut the molecule into two equal parts and both parts are mirror image of each other. So that is called POS. अरे बोलो, और COS का मतलब क्या होता है? COS का मतलब क्या होता है? COS का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का वो सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। COS का पूरा नाम क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल का वो सेंटर पॉइंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर सेम डिस्टेंस पर सेम एटम आता। क्या कहा है मैंने? सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आता। तो POS an imaginary plane which cut the molecule into two equal parts. COS उस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट जिसके डायगोनल में चला जाए, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर सेम डिस्टेंस पर सेम एटम ऑब्जर्व होता हो, तो हम कहेंगे COS प्रेजेंट, अदरवाइज COS एब्सेंट। COS एंटायर मॉलिक्यूल में होनी चाहिए। पूरे मॉलिक्यूल में मैं कहीं भी चल के देखूं डायगोनल में सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आना चाहिए। इधर चलूंगा कार्बन, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर CH3, इधर भी CH3। तो मैं कहूंगा कि सॉरी डैश में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो दैट इज कॉल्ड COS इज प्रेजेंट। अरे बोलो, तो एक तो सर वेज पे एक डैश पे, उससे क्या फर्क पड़ता है? डायगोनल तो तभी होगा ना, एक CH3 बाहर है और एक CH3, तो सेंटर के इधर भी CH3 होगा, सेंटर के अपोजिट भी होगा। अरे बोलो, एक CH3 वेज पे मतलब बाहर है, दूसरा CH3 डैश पे मतलब अंदर, तो सेंटर से इधर भी CH3 और सेंटर के अपोजिट भी CH3। तो डायगोनल में सेम डिस्टेंस पर सेम एटम अगर ऑब्जर्व हो जाता है तो हम कहेंगे COS प्रेजेंट। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है? उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर किसी पास एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। दो कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। depends on POS and COS। क्यों भाई? POS and COS क्यों भाई? अगर POS और COS बेटा दोनों एब्सेंट होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। अरे बोलो, और एक भी प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा बेटा? अगर POS एंड COS दोनों एब्सेंट होंगे तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे हम कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ही होते हैं। एक ही बात होती है, सारे वर्ड एक ही होते हैं, सब पढ़ा है। अगर POS COS दोनों एब्सेंट है तो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसे कायरल मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। और कायरल मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होती है वो कैसी होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। क्लियर है क्या? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है? कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। एक की एक से ज्यादा, एक भी है तो भी चलेगा, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। सर मैंने तो नोट्स में आपने ये भी पढ़ाया था कि ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं बाइफिनाइल्स XY XY। बाइफिनाइल्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जबकि इनके पास कोई कायरल कार्बन नहीं था। बट ये केवल एक बार ही हमसे पेपर में पूछा गया था, है ना? ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल कायरल कार्बन से रिलेटेड है। बट एक बार ऐसा हो चुका है कि ये क्वेश्चन 2015 या 16 में पूछा गया था
बाइफिनाइल्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है विदाउट काइरल कार्बन, बट कंडीशन है कि बाइफिनाइल की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। ऑर्थो पोजीशन ये भी ऑर्थो, डिफरेंट ग्रुप यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। अरे बोलो, तो बाइफिनाइल्स आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव if asymmetrically disubstituted at ortho position। अगर उनकी ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगा दिए जाए, इधर भी डिफरेंट, तो ये बाइफिनाइल्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि इनके पास कोई काइरल कार्बन का सिस्टम नहीं है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक बार पेपर में पूछा हुआ है तो हमने आपको बता जरूर दिया है। जनरल अप्रोच ये रहेगी कि किसी के पास काइरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो बट लेकिन क्या किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल शो करने के लिए काइरल कार्बन एसेंशियल कंडीशन बोली जाए, हार्ड एंड फास्ट लगाई जाए? ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये रायता फैला देगा। अरे बोलो, बाइफिनाइल्स की अगर ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो तो। अरे बोलो, ये डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए तो ये बाइफिनाइल भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि उसके पास कोई काइरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है? मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें पीओएस सीओएस सब्सटेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीओएस सीओएस सब्सटेंस होनी चाहिए। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कार्बन, विदाउट काइरल कार्बन। तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है हमारे पास, क्यों नहीं? अरे बोलो, बाकी जनरल अप्रोच क्या कहती है? काइरल कार्बन जिसके पास होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और एक काइरल कार्बन वाला डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। एक से ज्यादा काइरल कार्बन है तो पेशेंस रखेंगे, पीओएस सीओएस चेक करके आंसर देंगे, उससे पहले मुंह नहीं खोलेंगे। अरे बोलो, बाइफिनाइल अगर ऑर्थो पोजीशन पे एसिमेट्रिकली डाइसब्स्टिट्यूटेड है, एसिमेट्रिकली डाइसब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ गए क्या? दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अरे बोलो, तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर हुई क्या बात? इसके बाद जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नोमेनक्लेचर होते हैं, ई जेड नोमेनक्लेचर होता है, सिस ट्रांस होता है, ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर कोई कंपाउंड काइरल कार्बन रखता है तो उसका भी नोमेनक्लेचर किया जाता है आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर भी सीआईपी रूल पे ही डिपेंड करता है। काइरल कार्बन से अटैच चारों डिफरेंट ग्रुप की नंबरिंग की जाती है। क्या करेंगे? चारों ग्रुप की नंबरिंग। अगर मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा काइरल कार्बन है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये मेरा जो काइरल कार्बन है, इस काइरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप लगे हुए हैं इन सब की नंबरिंग करूंगा अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। तो नंबरिंग ऑफ अटैच्ड ग्रुप with chiral carbon is done according to CIP rule। अरे बोलो, इनकी 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद बेटा नंबरिंग करने के बाद ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे। 1 से 2 की तरफ मूव करते टाइम 4 को क्रॉस करना पड़ा तो कर लेंगे, लेकिन 3 को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। 1 से 2 की तरफ मूवमेंट करेंगे। अगर आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? आर। और आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो आप क्या बोलेंगे? एस। क्लॉकवाइज आएगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस। अरे बोलो, ये जनरल रूल्स है, बेसिक। अरे बोलो, अब ये बाकी के रूल्स उस पर डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूल फिशर में दिया है कि वेस्टेज में दिया है। फिशर में दिया है कि वेस्टेज में। अगर मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल फिशर में दिया है तो बताइए उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे? HCl CH3 Br HCl Br CH3। बताइए आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4। 1 से 2 चलेंगे, 4 को क्रॉस कर सकते हैं। अरे बोलो, क्लॉकवाइज चलेंगे, फोर्थ वाला अगर हॉरिजॉन्टल पे तो आर को चेंज कर देंगे किसमें, एस। बेसिक रूल तो वही है, 1 से 2 चलना है, 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते। क्लॉकवाइज चलेंगे आर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एस। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन, फोर्थ नंबर वाला अगर हॉरिजॉन्टल पे होता है तो आंसर चेंज करना होता है। इधर देखिए, 1 2 3 4। 1 से 2 चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे आर, फोर्थ वाला वर्टिकल पे तो आंसर वही आर का आर ही रहेगा, और फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे होता तो हम आंसर चेंज कर देते हैं। ये तो हुआ फिशर में। अगर मुझे वेस्ट डिस्क के अंदर निकालना है, बी आर सी एच सी एस थ्री सी एल बी आर एच सी एल। अगर मुझे बेटा वेस्ट डिस्क में निकालना है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, तो जरा बताइएगा, पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। बेसिक रूल सेम है, 1 2 3 4। 1 से 2 चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे आर, फोर्थ वाला अगर आपका डेस्क पे है, जिसको 4 नंबर दिया वो डेस्क पे है, तो आंसर वही रहेगा। अरे बोलो, और अगर ये वेस्ट पे होता तो आंसर चेंज करते। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, बताइए बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अरे बोलो, 1 से 2 चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, एस। अरे बोलो, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आएगा बेटा, एस। फोर्थ वाला कहां पे है, वेस्ट पे, तो एस का आ। तो रूल क्या कहता है, 1 से 2 चलना है, 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 3 को क्रॉस नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे आर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एस। दीज आर बेसिक रूल। अब फिशर की बात करते हैं, 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर बदल देना, 4 नंबर वाला वर्टिकल पे तो आंसर वही रख लेना। वेस्ट डेस्क की बात करते हो, 4 नंबर वाला डेस्क पे है, 4 नंबर वाला डेस्क पे है तो आंसर वही रखेंगे, और 4 नंबर वाला वेस्ट पे है तो आंसर बदल देंगे। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं, मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं बेटा, मीजो उनको बोलेंगे जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन, साथ में क्या हो, पीओएस प्रेजेंट, एक नहीं दोनों चीज चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए, साथ में पीओएस। अब बताइए, अगर पीओएस प्रेजेंट होगी तो मीजो कंपाउंड को एक्टिव बोलेंगे कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन या कंबशन। कहने का मतलब, एक कार्बन का आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दूसरे का एस होगा, पक्का। तो दोनों का आर होगा तो फिर उसमें पीओएस नहीं लग रही होगी, चिंता मत कर। अरे बोलो, तो दोनों एसएस हो गया तो उसमें पीओएस फिर नहीं लग रही होगी। अगर कोई कंपाउंड मीजो है तो उसमें एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे आर मिलेगा, एक का एस मिलेगा। एक पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। अरे बोलो, तो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला टर्म है बेटा डायस्टीरियो। डायस्टीरियो मतलब किसको बोलेंगे, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। तो सिस ट्रांस भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, वो भी डायस्टीरियो वाले होते हैं। अरे बोलो, और अगर ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, सिस ट्रांस भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, डायस्टीरियो। अब ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड बी, इसका और इस कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे अगर आर आया और इसका भी आर आया तो सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज। ये एस है और ये भी सुपर इंपोसिबल। ये आर आर, ये आर आर, 2 कायरल कार्बन मान लेते हैं तो आर 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 आया, सुपर इंपोसिबल। एस 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 एस, ये आर और ये एस, ये एस और ये आर, आर आर एस एस, नॉन सुपर इंपोसिबल। एस एस आर आर, रिपीट कर देता हूं, आर आर सुपर, एस एस आर 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 आर, एस एस सुपर इंपोसिबल। आर आर एस एस दोनों चीज नॉन सुपर इंपोसिबल।
एस एस आर आर दोनों चेंज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। केवल एस है, इधर केवल आर, चेंज हो गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इधर आर है और उधर एस है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ध्यान से, इधर आर आर, इधर आर एस, एक तो सेम है और एक चेंज हो रहा है, आर 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 एस। एक सेम है और एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं हो सकते, तो उनको क्या बोलेंगे? एक एसएस दूसरा ऐसा, एक सेम है और एक बदल रहा है, तो मिरर इमेज नहीं होगा। मिरर इमेज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? तो क्या आप आराम से पहचान लेंगे? बताइए, आर 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 एस, एक तो सेम है एक बदल रहा है, तो मिरर इमेज नहीं होगा, डायस्टेरियोमर। एक सेम है एक चेंज हो रहा है, मिरर इमेज नहीं होगा, डायस्टेरियोमर। एक चेंज हो रहा है एक सेम है, मिरर इमेज नहीं होगा, डायस्टेरियोमर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताइए, ब्यूटूइन सिस भी है और ब्यूटूइन अगर ट्रांस भी है, तो बताइए क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी? यस, सिस और ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग। एनेंटियोमर के लिए भी, चल आगे बढ़ते हैं। एनेंटियोमर किनको बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मेरे को कैसे पता चलेगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है कि सुपर इम्पॉसिबल? आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है। अगर पता करना है कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर, तो क्या पता करना पड़ेगा? आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अरे बोलो, आर एस नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एस आर नॉन सुपर, दोनों चेंज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, दोनों चेंज हो रहे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अरे बोलो, अगला पॉइंट, एनेंटियोमर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। अगर आर वाला पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एस वाला बस केवल पीपीएल की जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसी का डिफरेंस होता है, बाकी एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, एक चीज को छोड़ के, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। लास्ट, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दो एनेंटियोमर। दो एनेंटियोमर को अगर 1:1 में लिया जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। और जैसे 50% हमने क्या ले लिया? और 50% एस। अरे बोलो, या बोले 50% डी या 50% एफ। बोलो, 100% रेसिमाइजेशन। यहां पे क्या लिखेंगे? 100% रेसिमाइजेशन। मान लीजिए आर वाला जो है वो 52% है और एस वाला 48% ही है। दो कंपाउंड, एक आर और एक एस है, एक 52 एक 48 है, तो रेसिमाइजेशन 96%। अरे बोलो, अगर 100% रेसिमाइजेशन हो गया तो जितना क्लॉकवाइज जाएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, या फिर जितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा उतना ही क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो नेट रोटेशन कितना आएगा? 0। लेकिन अगर 100% रेसिमाइजेशन नहीं हुआ, 48 से 48 कैंसिल हुआ है, तो 4% आर बचा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली पीपीएल किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा। अब मुझे नहीं पता वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, बट किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। जब 100% रेसिमाइजेशन होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जब पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो सर, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? जनरल अप्रोच यही है कि रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जनरल अप्रोच यही है। अरे बोलो, जब तक वो पार्शियल शब्द का इस्तेमाल ना करें तब तक हम जबरदस्ती कोई चुन ना मचाएं। अरे बोलो, तो जनरल अप्रोच है रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जनरली रेसिमिक मिक्सचर यही बोला जाता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, और जब इक्विमोलर मिक्सचर इसका मतलब 1:1 है, तो दोनों बराबर माउंट में होंगे।